इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1972 से, जहां हमें एक पुरानी बिल्डिंग में दो बच्चों को दिखाया जाता है जो स्टेयर्स पर होते हैं। उनके हाथ में मार्बल्स हैं और तभी एक मार्बल उनके हाथ से गिरकर एक फ्लैट के अंदर जाता है। ये दोनों बच्चे भी अंदर जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि एक लेडी रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठी है और जैसे ही बच्चा अपना मार्बल उठाने वाला होता है वो बूढ़ी औरत गिर जाती है। दरअसल उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। 4 साल बीत जाते हैं और साल आता है सन 1976। आज इसी घर में जहां पर बूढ़ी औरत रॉकिंग चेयर पर बैठी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी, एक फैमिली शिफ्ट हो रही है। दरअसल इस फैमिली ने बैंक से बड़ा लोन लेकर इस फ्लैट को खरीदा है और अब बैंक का लोन चुकाने के लिए हस्बैंड वाइफ काम पर जाते हैं और उनकी बड़ी बेटी एम्प्रो अपने ग्रैंडफादर का और अपने सिबलिंग्स का घर पर ध्यान रखती है। और जब वो अपने भाई को कपड़े चेंज करवा रही होती है, तभी उसके ग्रैंडफादर जो सामने बैठे हुए थे अचानक से गायब हो जाते हैं। एम्प्रो हैरान रह जाती है। अब वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए जाती है। वो देखती है कि उसके ग्रैंडफादर वॉशरूम के अंदर बैठे हैं। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाती है, दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स आकर दरवाजा खोलते हैं। एम्प्रो देखती है कि उसका भाई वहां पर नहीं है जहां पर वो उसको कपड़े चेंज करवा रही थी। और अब जब ये कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका छोटा भाई विंडो पर बैठा हुआ है, जो कभी भी वहां से गिर सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए एम्प्रो के फादर धीरे से जाकर उसे उठा लेते हैं। एम्प्रो अपने पेरेंट्स को बताती है कि ग्रैंडफादर अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। पहले तो अचानक से वो गायब हो गए, उसके बाद वो वॉशरूम में चले गए और जब मैं वॉशरूम में गई तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इसके बाद मुझे दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और जब मैंने दरवाजे के नीचे से देखा तो वहां पर एक पैर था जो कि शैतानी पैर था। एम्प्रो के माता पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो अपने मन से ऊल जुलूल बातें कर रही है, इसीलिए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन एम्प्रो के दूसरे भाई को अपने कमरे के बाहर जो रेलिंग होती है जहां पर कपड़े सुखाए जाते हैं, वहां पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर एक लड़की का नाम लिखा होता है। उसे लगता है कि बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में कोई लड़की रहती है जो उससे दोस्ती करना चाहती है, इसीलिए कागज पर वो भी अपना नाम लिखता है और उसी रेलिंग के थ्रू उस कागज को सामने वाली विंडो तक पहुंचा देता है। और काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आता और जैसे वहां से जा रहा होता है तभी उसे रेलिंग की आवाज आती है। वो विंडो के पास देखता है कि एक बार फिर से वहां पर एक कागज का टुकड़ा है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। वहीं एम्प्रो के ग्रैंडफादर बिना बताए घर से निकल जाते हैं। एम्प्रो उनके लिए परेशान है। उसके मॉम डैड घर पर नहीं है। वो अपने छोटे भाई से कहती है कि तुम इस चेयर से मत उठना। दरअसल उस टाइम वो कुछ ड्राइंग कर रहा होता है और खुद वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते उसके छोटे भाई को मार्बल की आवाज आती है जो कि उसके कमरे के बाहर होता है। और अब बाहर जाकर जैसे वो मार्बल को उठाता है तो उसे दूसरे कमरे से टीवी चलने की आवाज आती है। वो उस कमरे में जाता है जहां पर कार्टून चल रहा होता है जो कि एक बूढ़ी औरत का है। वो एम्प्रो के छोटे भाई को अपनी तरफ बुलाती है और जब एम्प्रो का छोटा भाई टीवी के पास जाता है तभी टीवी के अंदर से एक शैतानी हाथ बाहर निकलता है और एम्प्रो के भाई को अंदर खींच लेता है। वहीं एम्प्रो को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ लेती है। उसके ग्रैंडफादर डरे हुए होते हैं। एम्प्रो कहती है कि घर वापस चलो। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा, वहां जो लेडी है वो हम सबको मार डालेगी। पर एम्प्रो अपने ग्रैंडफादर को समझा बुझाकर घर वापस ले आती है। घर वापस आने के बाद वो देखती है कि उसका छोटा भाई जो घर पर अकेला था अब वो घर पर नहीं है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पूरे घर पर ढूंढने के बाद भी उसे अपना छोटा भाई नहीं मिलता। एम्प्रो के मॉम डैड भी आ जाते हैं। ये पुलिस में कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद एम्प्रो के मॉम डैड अपने छोटे बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एम्प्रो घर पर अकेली है, वो बहुत ज्यादा परेशान है और तभी फोन की घंटी बजती है। एम्प्रो फोन का रिसीवर उठाती है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई होता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। एम्प्रो से पूछती है कि तुम कहां पर हो, पर उसके छोटे भाई को खुद भी नहीं पता कि इस वक्त वो कहां पर है। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने वाला जो फ्लैट है वहीं से उसके भाई की आवाज आ रही है। वो जल्दी से उसके दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से नॉक करना शुरू कर देती है। तभी ऊपर से एक आदमी आता है।
वो कहता है तुम क्या कर रही हो, ये फ्लैट सालों से बंद है। ये एम्प्रो की मॉम डैड और उसका दूसरा भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं। एम्प्रो बताती है कि मैंने अपने छोटे भाई की आवाज यहाँ से सुनी है, जिसके बाद ये दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। ये फ्लैट कई सालों से बंद है और अब सब के सब एम्प्रो के छोटे भाई को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एम्प्रो एक कमरे में जाती है जहाँ पर उसे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया दिखता है। उसे लगता है कि ये उसका छोटा भाई है, पर जैसे जैसे वो पर्दे के पास जाती है वो परछाई वो साया बड़ा होना शुरू हो जाता है और अब एम्प्रो पर्दा हटाने के लिए उसे पकड़ती है। तभी एक डीमन का हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। एम्प्रो बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद उसकी फैमिली वहां पर आती है। एम्प्रो के डैड पर्दा हटाकर देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है। अगले दिन एम्प्रो की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने काम पर होती है। तभी वहां पर एक कस्टमर आती है जो कि व्हील चेयर पर है। दरअसल ये पूरी तरह से पैरालाइज्ड है और जब ये एम्प्रो की मॉम को देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। एम्प्रो की मॉम को लगता है कि उसे हेल्प की जरूरत है, वो उसके पास आती है, लेकिन अब इसका डर और बढ़ चुका है, जिसके बाद वो सीटी बजाना शुरू कर देती है। इस पैरालाइज्ड लेडी की मॉम वहां पर आती है। दरअसल इस पैरालाइज्ड लेडी ने एम्प्रो की मॉम को देखकर सब कुछ पता लगा लिया है कि उसके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आम इंसानों के अंदर नहीं होती। वो अपनी मॉम को सब कुछ इशारे से समझाती है, जिसके बाद उसकी मॉम एम्प्रो की मॉम को एक कार्ड देती है और कहती है कि हमेशा इस कार्ड को अपने पास रखना। वहीं एम्प्रो के दूसरे भाई को दिखाया जाता है, जिसे आज एक बार फिर से अपनी विंडो के बाहर रेलिंग पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है। वो समझ जाता है कि सामने वाली बिल्डिंग में जो लड़की रहती है वो उसे अपने पास बुला रही है और आज वो उस फ्लैट में जाता है। जब वो फ्लैट के अंदर जाता है तो वहाँ पूरी तरह से अंधेरा होता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है जो उसके साथ फ्लर्ट करती है। एम्प्रो के भाई के पास लाइटर होता है, वो उससे उसकी शक्ल देखना चाहता है, लेकिन तभी उसके हाथ से लाइटर गिर जाता है। वो झुककर लाइटर उठाकर जैसे जलाता है तो देखता है कि उस लड़की के पैर उल्टे हैं, जो देखकर वो बहुत डर जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है जिसने उसे अपने जाल में फंसाया है। पर इससे पहले कि वो बूढ़ी चुड़ैल उसके ऊपर हमला करके उसे मारती, वो उसे धक्का देकर वहां से भागकर निकल जाता है। एम्प्रो अपने घर में वापस पहुंच चुकी है और घर पहुंचने के बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो वॉशरूम में जाकर मिरर में अपने पेट को देखती है जहां पर अजीब से निशान होते हैं। एम्प्रो को लगता है कि उसे एलर्जी हुई है। अब वो किचन की तरफ जाती है, लेकिन किचन के अंदर जाने से पहले ही वो बाहर गिलास से देखती है कि अंदर वो अजीब सी आकृति खाना बना रही है। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि ये उसके ग्रैंडफादर हैं, जो बहुत ही अजीब तरीके से उसे देख रहे होते हैं। और जब उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं तो वो उसके छोटे भाई की आवाज में बोलते हैं जो अब तक लापता है। एम्प्रो को इससे पहले कुछ समझ में आता, फोन एक बार फिर से रिंग होता है। वो फोन के रिसीवर को उठाती है और एक बार फिर से उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है, जो कि फोन के अंदर के साथ साथ पास वाले फ्लैट से भी आ रही होती है। एम्प्रो समझ जाती है कि हो ना हो उसका भाई पास वाले फ्लैट में ही है। वो फोन के रिसीवर को वहीं पर रखकर भागकर पास वाले फ्लैट में जाती है और जब वो अंदर जाती है तो आज उसे उसका भाई वहां पर मिल जाता है। वो अपने भाई को लेकर घर पर आती है। एम्प्रो की मॉम डैड सब के सब बहुत ज्यादा डर चुके हैं। एम्प्रो की मॉम कहती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें इस घर को छोड़कर जाना होगा। पर एम्प्रो के डैड मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया है और अगर हम दूसरे घर में गए तो वहां पर हमें रेंट देना होगा, जो इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तक हमारा लोन पूरा ना हो जाए हमें इसी घर पर रहना होगा। अब एम्प्रो अपने कमरे में जाती है। जैसे वो अंदर जाती है उसके कमरे के खिड़की दरवाजे सब के सब अपने आप ही बंद हो जाते हैं। एम्प्रो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके कमरे की लाइट भी जा चुकी है। उसकी आवाज सुनकर उसके मॉम डैड दरवाजे के बाहर आते हैं और जब वो गिलास से अंदर देखते हैं तो वहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा शैतानी हाथ दिखता है। एम्प्रो अंदर ही छुपी हुई होती है। उसके डैड गिलास को तोड़कर दरवाजा खोलते हैं और इससे पहले कि वो शैतानी हाथ एम्प्रो को मारता, उसके डैड उसे बाहर खींच लेते हैं। और अब पूरे परिवार को पता चल चुका है कि इस घर में कोई डीमन है। ये सब के सब इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं कि रात को ये सब के सब एक होटल में जाकर स्टे करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन सब की जान उस डीमन से बच जाए। अगले दिन बैंक वाले एम्प्रो के डैड को बुलाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हें बैंक के लोन को चुकाना होगा। एम्प्रो के डैड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो 2 दिन से जॉब पर भी नहीं गए होते, इसीलिए उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ एम्प्रो की मॉम उसी बूढ़ी लेडी के घर जाती है जिसकी बेटी पैरालाइज थी, जिसने उसे काट दिया था। वहां जाकर वो उस लेडी को अपने घर के सारे हालात बयान करती है।
वो लेडी कहती है कि हमें तुम्हारे घर के बारे में पहले सब कुछ पता था। और अब वो लेडी एम्प्रो की मॉम के साथ उसके घर पर आती है। दूसरी तरफ एम्प्रो को दिखाया जाता है जो उस फैमिली की उस लेडी के पास जाती है जो इनसे पहले इन्हीं के फ्लैट में रहा करती थी। वो कहती है कि तुमसे पहले मैं उस फ्लैट में रहा करती थी अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ। हालांकि मेरा बेटा एक लड़का था लेकिन उसे लड़की बनने का बहुत शौक था जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए हमेशा वो उसे बेसमेंट में बंद रखते थे। लेकिन बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी उसकी सोच में कभी कोई फर्क नहीं आया और धीरे धीरे उसे माँ बनने का शौक पैदा हो गया, जिससे गुस्सा होकर हम उसे वहीं पर बेसमेंट में बंद करके यहाँ पर आ गए, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसी की आत्मा आज भी वहां पर भटकती है। दरअसल उस आत्मा को, उस लड़के को जो कि ट्रांसजेंडर था, जो लड़की बनना चाहता था, जिसको माँ बनने का शौक था, उसे एम्प्रो को मारने का 2 बार मौका मिला था, लेकिन उसने एम्प्रो को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। एम्प्रो अपने घर पर आती है जहां पर वो देखती है कि उसकी मॉम उसी लेडी को जिसने उसे काट दिया था और उसकी बेटी को जो कि पैरालाइज्ड है अपने घर पर लेकर आई है। और ठीक उसी वक्त उस घर में रहने वाले उस लड़के की आत्मा उस पैरालाइज्ड लड़की के ऊपर हावी हो जाती, वो हवा में उड़ जाती है। पर इससे पहले कि वो इन सब को मार देती, एम्प्रो एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है और अपने पेट के ऊपर रख देती है। एम्प्रो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस बच्चे को लेना चाहती हो, अगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं गई तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। सुनकर वो डीमन, वो आत्मा इमोशनल हो जाती है और ठीक उसी वक्त एम्प्रो के डैड को मौका मिल जाता है। वो उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, जिससे वो पैरालाइज्ड लड़की और एम्प्रो के डैड दोनों की मृत्यु हो जाती है। एम्प्रो के डैड की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस के पैसे उसकी मॉम को मिलते हैं, जिससे वो बैंक के लोन को चुका देती है। और अब एम्प्रो अपने पूरे परिवार के साथ इस घर को छोड़कर जा रही है। वो ऊपर विंडो की तरफ देखती है जहां उसे एहसास होता है कि कोई वहां पर है। और अब हमें उसी घर के अंदर उसी रॉकिंग चेयर को दिखाया जाता है जिस पर कोई बैठा तो नहीं होता, लेकिन अब भी वो हिल रही होती है, यानी कि वो आत्मा अब भी यहीं पर है जो अपनी माँ बनने की जिद को पूरा करना चाहती है जो उसके जीते जी नहीं हो पाई। इसीलिए सबसे पहले उसने एम्प्रो के भाई को किडनैप किया, लेकिन जब उस आत्मा को पता चला कि एम्प्रो प्रेग्नेंट है तो उसने एम्प्रो के भाई को छोड़ दिया और उसके बाद उसका अगला शिकार बना एम्प्रो का होने वाला बच्चा, जिस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है, क्या कभी वो डीमन अपने मकसद को पूरा कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।